नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में 6000 अवैध कॉलोनियों को किया गया वैध घोषित। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने मकान के नक्शों का किया वितरण। जबलपुर में 224 अवैध कॉलोनियां होंगी वैध, विकास शुल्क भी माफ। और दैनिक भास्कर समर कैंप में डांस क्लास और क्ले आर्ट कोर्स का हुआ समापन। प्रतिभागियों ने कहा अगले साल का रहेगा इंतजार। मध्य प्रदेश के उन लाखों परिवारों के लिए मंगलवार का दिन खुशियों भरा साबित हुआ जो अवैध कॉलोनी की समस्या से जूझ रहे हैं। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा कर दी है कि 2022 के पहले तक की सभी अवैध कॉलोनियां वैध कर दी जाएंगी और विकास शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भाषण का लाइव प्रसारण मानस भवन में कराया गया। प्रदेश के मुखिया ने घोषणा की है कि 2022 के पहले तक की सभी अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा, साथ ही विकास शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। इस घोषणा से मध्य प्रदेश में 6000 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों में रह रहे लोगों को राहत मिलेगी। जबलपुर में ऐसी कॉलोनियों की संख्या 224 है। एक मकान तो बनाओ, हर पीढ़ी। दादाजी का मकान टूट गया तो पिताजी ने बनाया, वो मकान टूट गया पुराना हो गया तो बेटे ने बनाया। हर एक का सपना होता है मेरा मकान, या एक सपना और होता है मेरे बच्चों की क्या छोड़ के जाऊंगा, घर तक छोड़ के नहीं जाता। और इसलिए शहरों में मेरे गरीब भाई बहन, निम्न मध्यम वर्ग की भाई बहन, कई बार मध्यम वर्ग की भाई बहन की, अब देखो शहरीकरण तेजी से हो रहा है। आज मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय किया है। मध्य प्रदेश के ऐसे वो लाखों लोग जिनकी स्वयं की कोई गलती ना होते हुए भी वे अवैध कॉलोनी में रहने का खामियाजा भुगत रहे थे, आज ऐसी सारी अवैध कॉलोनियों को, जिनमें 2022 तक की कॉलोनियाँ भी शामिल हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने उन्हें नियमित कर दिया है और उसके साथ साथ विकास शुल्क भी समाप्त किया। विकास शुल्क को समाप्त करने का मतलब ये है कि भ्रष्टाचार का जड़ से खात्मा करना, क्योंकि ये एक बड़ा माध्यम था, उसको भी समाप्त किया है और उसके साथ साथ ऐसी सभी कॉलोनियों में विकास के रास्ते भी खोल दिए। हमारे जबलपुर शहर में बहुत सारी ऐसी कॉलोनियाँ, ऐसे घर हैं जिनको बैंक लोन नहीं मिलता है और जिनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, क्योंकि वो अभी तक वैध नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार 2016 के पहले जो भी कॉलोनी बनी थी उसको अब सर्वे करा के वैध किया जा रहा है और उसका सर्वे काम चालू हो गया है। अभी तक हमने 21 कॉलोनी को सर्वे करके वैध कर दिया है और अगले आने वाले 3 से 4 महीने में लगभग हम 150 से 200 कॉलोनियाँ और वैध करेंगे। आज जो निर्णय हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कि 2016 से अब 2022 तक जो भी कॉलोनी बनी है उन सभी को वैध करना है, तो अब हमारा सर्वे रिपोर्ट में और सारी कॉलोनियाँ वो जुड़ जाएगी जो 2022 के पहले लेकिन 2016 के बाद भी बनी है। इन सभी कॉलोनी को वैध किया जाएगा और वैध करने के बाद उनको जो भी सुविधा है, जैसे नाली, रोड, लाइट, बिजली कनेक्शन, माने स्ट्रीट लाइट, ये सभी व्यवस्थाएं उनको दी जाएगी। अवैध कॉलोनियों की झंझट झेल रहे लोगों ने सरकार के इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। तो मैंने वास्तुलैंड कॉलोनी सगड़ा में प्लॉट लिया हुआ है। लगभग 15 साल की अवधि गुजर चुकी है, उस कॉलोनी में डेवलपमेंट नहीं हुआ है। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे अनलू की कॉलोनी को नियमित करने का जो निर्णय लिया है उसका हम बहुत स्वागत करते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने हम लोगों की जो नगर निगम द्वारा जो विकास शुल्क के नाम पर दर निर्धारित की थी उस दर को भी उन्होंने माफ़ कर दिया है, इसलिए मैं उनका भी और आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का जय जयकार करता हूं। 2017 में मैंने वास्तुलैंड कॉलोनी में प्लाट लिया था। हमसे कहा गया कि यहाँ सब कुछ डेवलप है, ना उधर रोड है और कॉलोनी में पानी घुसता है, और जिन बेचारों ने अभी मकान बनाए हैं उनको प्राइवेट में वो टीसी लेकर बिजली का बिल को लाइट का कनेक्शन दिया जाता है। इस परेशानी को देखते हुए मैंने अभी तक अपना मकान ही नहीं बनाया वहाँ, और अभी ये कॉलोनी वैध हो गई है, उससे हमें बड़ी खुशी हुई है कि हम वहाँ अपना मकान बना सकते हैं।
वहीं महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू का कहना है कि इस मामले में दोषी अधिकारियों और कॉलोनाइजर्स पर कठोर कार्यवाही होना चाहिए ताकि आगे कोई गफलतबाजी ना करे। आगे जो प्रक्रिया तय होगी उस प्रक्रिया पे काम करेंगे, पर मेरा बड़ी कठोरता से यह मानना है कि वो दंडित होना चाहिए जिन्होंने अवैध कॉलोनी बनाई, और उन सबको सुविधाएं मिलना चाहिए जो अवैध कॉलोनी में रह रहे हैं। बहरहाल जबलपुर नगर निगम सीमा में 224 अवैध कॉलोनियां हैं, जिनमें से 21 को वैध घोषित कर दिया गया है। शेष को सर्वे करके जल्द वैध घोषित किया जाएगा। जानकारों का कहना है कि हजारों परिवारों को मुश्किलों से छुटकारा मिलेगा। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का शहीदी पर्व संस्कारधानी में भी परंपरा अनुसार मनाया गया। इस मौके पर गोरखपुर गुरुद्वारे में भी धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मानवता के सच्चे सेवक एवं धर्म रक्षक सिखों के 5वें गुरु श्री अर्जुन देव के शहीदी पर्व पर उनकी शहादत को नमन करते हुए गोरखपुर गुरुद्वारे समेत अन्य गुरुद्वारों में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गुरुवाणी, शबद कीर्तन के साथ ही लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मों के लोगों ने शामिल होकर प्रसाद ग्रहण किया। आज का यह आयोजन शहर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी की शहीदी पर्व पर आयोजित किया गया है। 1606 में मुग़ल बादशाह जहांगीर ने शहर श्री गुरु अर्जुन देव जी को शहादत के लिए ऐलान कर दिया था। मुसलमानों में एक जजिया कानून होता है जिसके तहत जिस किसी व्यक्ति की भी शहादत की जाती है उसके शरीर से उसके खून का एक भी कतरा ज़मीन पर ना गिरे, इस प्रक्रिया से उसको शहादत दी जाती है। शायद श्री गुरु अर्जुन देव जी को गर्म पानी में, उबलते पानी में बिठाकर उनके शरीर पर गर्म रेत को डालकर शहादत दी गई। आज यह पर्व जबलपुर भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में बड़ी श्रद्धा स्नेह के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर जगह जगह लंगर की सेवा, भंडारे आयोजन किए जाते हैं। ठंडे मीठे शरबत, छबील की सेवा भी की जाती है। रांझी मोहनिया स्थित परेड ग्रीन कॉलोनी में प्लाट का सीमांकन न होने से परेशान व्यक्ति ने कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई है। शिकायतकर्ता ने बताया कि पड़ोसी ने उनके प्लाट की लगभग 5 फुट भूमि पर बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी है। इसकी शिकायत देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कलेक्ट्रेट कार्यालय की जन सुनवाई में रांझी मोहनिया से आए नीरज गौतम ने बताया कि उनके प्लाट से पड़ोसी ने बाउंड्री वॉल उठा दी है, जिसमें लगभग 5 फीट जमीन उनके प्लाट की दब गई है। लिहाजा उन्होंने सीमांकन के लिए आवेदन दिया था, लेकिन अभी तक सीमांकन नहीं हुआ, जिसको लेकर वो कॉलोनाइजर और कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रहा है। मोहनिया का केस है, परेड ग्रीन प्रोजेक्ट है, वहाँ पर खसरा नंबर 84 में मैंने प्लॉट लिया था। तो मेरे प्लॉट के बगल वाले प्लॉट व्यक्ति का नाप करके दे नहीं दे रहे थे। प्रोजेक्ट परेड ग्रीन के जो अथर्व रियल इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के कंपनी के जो व्यक्ति हैं, तो उन्होंने क्या किया, हमारे बगल वाले प्लॉट जो व्यक्ति हैं वो CC3 प्लॉट नंबर है, उनने हमारे प्लॉट में बाउंड्री वॉल बना कर दी। तो क्योंकि खसरा नंबर 84 का सीमांकन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मशीन खराब प्रॉब्लम की इशू आ रहा है, और विगत एक महीने से मैं परेशान हूँ। व प्रोजेक्ट परेड ग्रीन के अधिकारी और पटवारी में चक्कर काट रहा हूँ। तो इसलिए मैं जन सुनवाई में आया था कि बता सकूं कि मशीन की प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व करके मेरा सीमांकन कराएं, जिसमें मैं अपना घर बनवा सकूं। पनागर से आए दिव्यांग राकेश कोरी ने बैटरी चलित ई-रिक्शा प्रदान करने की गुहार लगाई है, ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। तो मेरे पास कोई रोजगार व्यवसाय नहीं है। मैं अपने रोजगार व्यवसाय के लिए कलेक्टर महोदय जी से ई-रिक्शा बैटरी वाले के लिए मांग किया है, लेकिन मेरी मांग के अनुसार कलेक्टर महोदय जी बोल देते हैं कि आप चलाओगे कैसे। लेकिन इसके पूर्व जो कलेक्टर महोदय जी थे उनने हमारे अन्य विकलांग भाइयों को ये सुविधा प्रदान कर चुके हैं, क्योंकि ई बैटरी रिक्शा वाला विकलांगों के लिए ही सुविधा और शासन ने उन्हीं के लिए आने योजना चलाई है कि जिनका विकलांगों का जीवन बसर हो सके उसके रोजगार अनुसार। लेकिन उसी अनुसार मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी रिक्शा बैटरी वाला मिल जाता तो मैं भी अपना उसी से चलाकर और अपना जीवन बसर का गुजारा करता हूँ। सेंट ग्रेवियर स्कूल के प्राचार्य एवं प्रकाश सिंह और विवेक चौहान पर फर्जी दस्तावेज तैयार करके मकान हड़पने का आरोप लगाते हुए बाबूलाल चक्रवर्ती ने मदद की गुहार लगाई। और मेरा मकान सेंट ग्रेवियर स्कूल वालों ने फर्जी लिखा पढ़ी बना के और हड़प लिया, कब्जा कर लिया है। मेरा केस भी तहसीली में चल रहा था। वहाँ पे फिर इनने 9 साल के बाद फिर एक नकली लिखा पढ़ी 4/4/16 को बनाई
और 17 में पेश करके फर्जी दस्तखत करके, और मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही, कोई सुन नहीं रहा। मेरा मकान हड़प लिया है साहब ने, और फर्जी लिखा पढ़ियाँ आए दिन बनाकर दे रहे हैं, कोई उस लिखा पढ़ी पर ध्यान नहीं दे रहा साहब। क्या मांग करते हैं आप? जी क्या चाहते हैं? हाँ सर, मेरा मकान दिलाया जाए मेरे को, नहीं तो मेरे को इच्छा मृत्यु की अनुमति देना दी जाए। मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को भी आज ये पत्र देना चाहता हूँ कलेक्टर साहब के साथ में। वहीं ग्राम फनवानी के सुशील कुमार ने समर्थन मूल्य पर हुई गेहूं खरीदी के भुगतान की रकम दूसरे खाते में भेजे जाने की शिकायत की है। उनका कहना है कि जो खाता नंबर उन्होंने दिया था उसमें राशि जमा नहीं हुई। ग्राम फनवानी से है, यह सुशील कुमार। इनका गेहूं का पैसा जो है पिछले साल 2022 का समर्थन मूल्य का सरकार ने जो भेजा है वो अकाउंट जो हम लोग नहीं दिए और इनके पिताजी ट्रैक्टर लिए थे उस अकाउंट में चला गया है। वो जबलपुर में है, कोटक महिंद्रा वैन गोल बाज़ार के पास सुधा नर्सिंग होम के बाजू में। अब वो उस समय पुराने आधार कार्ड से दे दिए हैं, जो हमने अपडेट कराया है तो उसमें सील की जगह सुशील करा लिया है और अकाउंट सील कुमार के नाम से है। तो वो हमारा जो 75,000 करीब है वो देने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आप सील कुमार के आधार कार्ड पैन कार्ड कराइए, जो कि संभव नहीं है, और यदि ऐसा नहीं करवाते तो राजपत्र में कराने बोल रहे हैं और राजपत्र की प्रक्रिया नहीं मिल रही है। 1 साल से परेशान है, राजपत्र में ऑनलाइन होता नहीं है और गरीब आदमी है, कर्ज लेके काम चला रहे। इसी टेंशन में इनके पिताजी की मृत्यु 7 मार्च को हो गई, टेंशन में, और आगे अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा। इसलिए यहाँ आए थे जन सुनवाई में, तो LDM साहब ने आश्वासन दिया है, अब आगे क्या होता है। जन सुनवाई में आए मामलों का निराकरण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। कुछ दबंगों ने गुप्तेश्वर मीनाक्षी अपार्टमेंट में कॉमन स्पेस पर मंदिर बनाकर प्लॉट बेच दिया। परेशान अपार्टमेंट वासियों ने नगर निगम की जन सुनवाई में उचित कार्रवाई की गुहार लगाई है। लोगों का कहना है कि इस कार्य में नगर निगम के कुछ कर्मचारी भी शामिल हैं। नगर निगम में आयोजित साप्ताहिक जन सुनवाई में इस सप्ताह कुल 29 शिकायतें पहुंची, जिनमें अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा से संबंधित रहीं। गुप्तेश्वर मीनाक्षी अपार्टमेंट से आई कई महिलाओं ने शिकायत की है कि कॉमन स्पेस पर अवैध निर्माण किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी शिकायत सुनने तक तैयार नहीं है। कॉमन स्पेस पे एक मंदिर का निर्माण किया गया था, जो कि सबके लिए सार्वजनिक था, सबकी सहमति से निर्माण किया गया था। कॉमन जमीन पे निर्माण किया गया था। अब क्या है कि अभी जिसने निर्माण किया था उसने किसी को बेच दिया। अब वो व्यक्ति उसको पूरे मंदिर को पूरा का पूरा कब्जा करके, और वो अपना बता रहा है, उस मंदिर परिसर में पूरा अपना कब्जा कर रहा है। लैट्रिन बाथरूम सब बना रखा है, मंदिर परिसर में अपना काम चला रहा है। टंकी मोटर मतलब पूरा का पूरा वो अपना निजी उसका इस्तेमाल कर रहा है, किसी और को हस्तक्षेप भी नहीं करने दे रहा है। बस हम ये चाह रहे हैं कि कब्जे जो है हटे। इसी उसमें हम लोग आए थे यहाँ पर। ये शिव मंदिर है, इसको परिसर को मुक्त किया जाए कब्जे से। इसी की शिकायत के लिए हम सर के पास आए। किसने किया है कब्जा? क्या नाम है उसका? इसका नाम रोहन आहूजा है, लेकिन सुनते हैं आहूजा भी नहीं है, कोई सलूजा है, ऐसा है। उनका पूरा नाम भी नहीं मालूम। अभी उन्होंने मकान शिफ्ट भी नहीं किए हैं और ये स्थिति है। मैंने सारी फोटो संलग्न कर चुकी हूँ, वीडियो संलग्न कर चुकी हूँ, जो कि उन्होंने अतिक्रमण किया था उसका। तो वहीं सुभद्रा कुमारी चौहान वार्ड से आए लोगों ने बताया कि कंजर्वेंसी में खुले गैरेज का सबब बने हुए हैं, और रतन नगर से आए एक परिवार ने बताया कि दुकान के सामने तत्वों ने गुमटी रख दी है और हटा नहीं रहे। अदर अकेले रहते हैं और सामने एक गैरेज वाले ने कब्जा कर लिया है, वो निकलने के लिए रास्ता नहीं दे रहा। और दूसरा जो बाजू में नगर निगम की कंजर्वेंसी है उस पर भी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। तो वो काफ़ी पुराना अतिक्रमण है। यदि कहीं एक जगह से हमको रास्ता मिल जाता है तो एम्बुलेंस के आने जाने की व्यवस्था हो जाएगी, इसीलिए हमने एप्लीकेशन दी। कहाँ से आए हो? हाँ, कहाँ से आए हो आप? हम यहीं सुभद्रा कुमारी चौहान वार्ड से। किस जगह? राइट टाउन बलसर ब्लड बैंक के पास। क्या चाहते हैं आप यहाँ से? हम ये चाहते हैं कि जो नगर निगम की कंजर्वेंसी है या तो वो वहाँ से अतिक्रमण हटवा दें, या जो सामने गैराज वाले ने कब्जा करके रखा है वहाँ से हमें एक रास्ता दिलवा दें सीधा। मेरी शिकायत ये थी कि मैंने वर्ष 2014 में रतन नगर सोसाइटी में एक दुकान परचेसिंग की थी विनीत मलिक जी से। तो उस समय वह दुकान बिल्कुल साफ़ हो थी, बट विगत 2 वर्षों से जो लॉकडाउन हुआ उसमें किसी व्यक्ति ने सामने एक छोटा सा मंदिर बनाकर उसके पीछे एक लोहे की गुमटी का अवैध निर्माण कर लिया, जिसके कारण मेरी दुकान भी पूरी ढक गई है। उस कारण से ना ही मैं दुकान खोल पा रहा हूँ और ना ही उस दुकान में कोई किराएदार आ पा रहा है। गंगानगर गढ़ा से आए बुजुर्गों ने शिकायत की है कि सार्वजनिक उद्यान को विकसित करने की मांग बार बार की जा रही है, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। गढ़ा 1 राजू सिटी गंगानगर से आया हूँ।
और योग साधना केंद्र निःशुल्क वहाँ चलाना चाहता हूँ। सारे सीनियर सिटीजन उससे स्वस्थ रहते हैं और पहले मैं करता रहा हूँ यह कार्य। तो मैं दिसंबर में मैंने पहले एक चिट्ठी लिखी आयुक्त महोदय को कि सर वहाँ कुछ सुधार, मतलब 10,000 के अंदर का है वो सारा काम, वो करा दिया जाए। तो नहीं हुआ काम, तो महापौर साहब से निजी तौर मिला, महापौर साहब ने मार्क की और एक व्यक्ति को भेजा कि जाए उसको संबंधित वहाँ देखे आओ और ये काम होना चाहिए। नहीं हुआ, फिर मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उद्यान विभाग से मिला, कई बार फ़ोन किया उनको, तो निरीक्षण भी करा चुका और ये 7वीं चिट्ठी आज मैंने दी है कुल मिला जुला कर। पिछली 9/5 को भी आया था मैं यहाँ जनसुनवाई में, किंतु कार्य हो नहीं रहा है। नगर निगम की जनता दरबार में पहुंचे लोगों ने साफ शब्दों में कहा कि यह जन सुनवाई महज दिखावा बनकर रह गई है। विभागीय अधिकारी शिकायतों को रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं, इसलिए सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करना पड़ती है। खमरिया थाना क्षेत्र के घाना में निवास करने वाली एक वृद्ध महिला और उसकी बेटियों ने खमरिया थाना प्रभारी पर उनसे मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए। एसपी कार्यालय की जनसुनवाई में पहुंची महिलाओं ने बताया कि घरेलू विवाद के मामले की शिकायत को लेकर उन्हें थाने बुलाया गया, जहां थाना प्रभारी ने उनसे अभद्रता और मारपीट की। इस मामले में पीड़ितों ने निष्पक्ष जाँच और थाना प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से की है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लगी साप्ताहिक जन सुनवाई दरबार में इस मंगलवार को शिकायतकर्ताओं का तांता लगा रहा। एसपी टीके विद्यार्थी ने अन्य पुलिस अफसरों के साथ जन सुनवाई में आए आवेदकों की शिकायतों को सुना और शिकायतों के निराकरण के निर्देश भी दिए। खमरिया थाना क्षेत्र में घाना से जन सुनवाई में पहुंची एक वृद्धा और उनकी पुत्रियों ने थाना प्रभारी खमरिया पर उनसे मारपीट करने और अभद्र व्यवहार करने की शिकायत की और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जाँच करते हुए थाना प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। सर, हम घाना खमरिया से आए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। खमरिया थाने हम लोग गए थे, कोई सुनवाई नहीं हुई और हमें ऊट पटांग बोल के खमरिया थाने से निकाला गया, मम्मी को मारा गया। इसलिए हम यहाँ आए हैं कि हमारी सुनवाई हो। कुछ भी सुनवाई नहीं हुई, हमें टीआई ने धक्का दे के निकाली। टीआई मैडम ने मारी है हमको खमरिया थाने की। और हम किस वजह से कोई हमारा विवाद चल रहा था तो हमें फ़ोन करके बुलाया गया, हम लोग गए, हमारा कुछ सुनवाई नहीं हुई। उल्टा कोई घर का विवाद रहा, छोटे वाले भाई ने शायद हम लोग की कंप्लेन की गई थी। हाँ, तो हम लोग को बुलाया गया, हम लोग गए, लेकिन हमारी वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई, ना हमें पूछे कुछ। डायरेक्ट टीआई अपनी कुर्सी से उठ के आई और आके मम्मी के साथ मारपीट करने लगी और हमें धक्का दे के बाहर निकलवाई। वहीं कटनी से आई एक महिला ने अपनी बेटी शेफाली राजौरिया की ससुराल में संदेहास्पद स्थितियों में फांसी लगाने और उसकी मौत के मामले में निष्पक्ष जांच करने की मांग की। वृद्ध महिला ने अपने दामाद और पुत्री के सास ससुर पर प्रताड़ना देने, मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए। जी, हम कटनी से आए हैं और हमारी बेटी को ससुराल वालों ने फांसी लगा दी और 5 साल शादी को हुए थे। 2018 में हुई थी शादी, 25 अप्रैल 2018 को, और बार बार परेशान करते थे। 2 साल के बाद हमेशा परेशान करते थे। कहीं खाना नहीं बनाया, कहीं अच्छा खाना नहीं बना, कहीं देर से उठी, इस कारण मारते पीटते थे और बार बार कटनी भेज के पैसे मंगाते थे। हमारे पास भेजें कि पैसे दो। फिर बीच में कई बार पैसे दिए, 25-25 हज़ार, 50 हज़ार, और लेकिन अभी अप्रैल में फिर से 22 अप्रैल को गई थी कि मम्मी पैसे चाहिए है 1 लाख रुपया। तो हमने बोला अब हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हमने ऐसे ही जो हमेशा जाती थी 5,000, 10,000, 20,000 ऐसे दे के भेज देते थे, लेकिन इस बार 4,000 रुपये भर दिए थे और बोले कि अब हम नहीं दे सकते, बोल देना वहाँ जाके। और वो आई है और यहाँ पे इन लोग ने हमें फिर फ़ोन गया था कि है ना तुम आओ और ले जाओ इसको, और लेकिन हम आ नहीं पाए और इन लोग ने फांसी लगा दी। 14 मई के दिन सुबह 11 बजे फ़ोन आया था कि आप आ जाओ, और हम जैसे ही आए, लेकिन हमें वो हॉस्पिटल में मिली, वेंटिलेटर पे, आईसी रूम में। जनता दरबार में करीब 160 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें गुमशुदगी, धोखाधड़ी, घरेलू विवाद, संपत्ति विवाद और बुजुर्गों से संबंधित शिकायतें शामिल थीं। इन शिकायतों को 1 सप्ताह में निराकृत करने के निर्देश एसपी टीके विद्यार्थी ने अधिकारियों को दिए। आज जन सुनवाई में कुल 160 मामले आए हैं, जिसमें अधिकांश मामले आपसी घरेलू विवाद के हैं
और कुछ मामले जो हैं जिसमें कि गिरफ्तारी ना होना या कोई बच्चे गुम गए हैं, किसी को उस तरह के भी मामले सामने आए, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने स्वयं अधिकांश शिकायतों को सुना है और संबंधित थाना प्रभारियों को वैधानिक त्वरित निराकरण के लिए निर्देश दिए हैं। जो भी जन सुनवाई में शिकायतें प्राप्त हुई उसमें 1 हफ्तों में उसका निराकरण करने के लिए निर्देशित किया गया है। और कुछ शिकायतें जो कि पुलिस अधीक्षक महोदय को लगता है कि काफ़ी गंभीर प्रवृत्ति की है या बुजुर्गों से संबंधित है, तो उनको आस्था अभियान के तहत और प्रायोरिटी पे लेकर 3 दिवस में उनका निराकरण करने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित है। भीषण गर्मी के बावजूद भी एसपी कार्यालय में जन सुनवाई में आवेदकों का तांता लगा रहा। दैनिक भास्कर समर कैंप में चल रही डांस क्लास और क्ले आर्ट कोर्स का समापन हो गया। प्रतिभागियों ने बताया कि समर कैंप में आकर उन्होंने काफी अच्छे तरीके से अपनी कला को निखारने का काम किया है और अब उन्हें बेसब्री से अगले साल का इंतजार रहेगा। दैनिक भास्कर समर कैंप में चल रही डांस क्लास का समापन हो गया है, लेकिन डांस क्लास में शामिल प्रतिभागियों का कहना है कि इस कोर्स को लगभग 20 दिनों का होना था, क्योंकि उन्होंने यहां पर डांस में महारत हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और प्रशिक्षकों ने भी उन्हें बेहतर ढंग से सिखाया है। हम यहाँ पे वेडिंग डांस सीखने आए थे और आज समापन है, तो हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हम लोग ने यहाँ पे बहुत सारे न्यू स्टेप्स सीखे, बहुत सारे गानों में डांस सीखा है और सर ने फ्यूजन सिखाया है कि कैसे कर सकते हैं। और डपली वाले में आपके आ जाने से घोड़े पे सवार और बेसिक चीज़ें सर ने हम लोग को बताई है, तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं विगत 10 दिनों से सीख रही हूँ समर कैंप दैनिक भास्कर में, और हम लोगों को सारे स्टेप सिखाए गए जो कि हम लोगों को बिल्कुल कुछ भी मालूम नहीं था। और हमारे जो सर हैं स्वप्निल सर, वो तो बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं हम लोगों को, और हम लोग को ऐसा लग रहा है कि आगे और कंटिन्यू चला गया है। हम लोग वेडिंग डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, 10-12 दिन हो गए हैं। हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों ने बहुत सारे डांस में ये डांस किया है, सीखा है हम लोगों ने, और हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग चाहते थे कि ये और आगे भी हम लोग इसको सीखें। हमारे यहाँ पे ये है कि मतलब इतने ही दिन सिखाया जाता, टारगेट इतने ही दिन का है, इसलिए हम लोगों को हम लोगों ने ढपली वाले में डांस किया है और घोड़े पे सवार साजन उस पर डांस किया है। स्टार्टिंग से लेके 0 पॉइंट से हम लोगों ने शुरू किया था। बॉडी मूवमेंट से लेके स्टेपिंग पे गए, फिर काउंटिंग पे गए, काउंटिंग को फिर इसको हम लोगों ने एरोबिक्स पे कंपोज किया। एरोबिक्स से फिर उनको ये बताया कि आप किसी म्यूज़िक पर कौन से स्टेप्स को कैसे भी आप दे सकते हैं। दैन जब शुरू किया हम लोगों ने तो बीट ऑफ बीट जाती थी डांस की, इन लोगों ने मेहनत की और जैसे जैसे बताते गए उससे बेहतर किया इन लोगों ने, और आज हो चुका है, समापन तो हो चुका है, बट एक्स्ट्रा क्लासेस एक्स्ट्रा डिमांड। इन लोगों का ये मानना था कि ये जो कोर्सेज शुरू हुए हैं तो ये कम से कम 10 से 15 दिन 20 दिन के होने चाहिए, ताकि हम और भी कुछ इम्प्रूव कर पाएँ। और ये ग्रुप बेस्ट था, बेस्ट परफॉर्मेंस हुई है। हम लोगों ने अलग अलग परफॉर्म किया है और जो भी नई चीज़ों को कंपोज करना चाहा है, तो कम से कम एटलीस्ट इनको ये आ गया है कि कहीं पे भी जाएंगे, कैसे भी फंक्शन पे कभी भी रुक नहीं सकते हैं, इतनी मेरी गारंटी है। वहीं क्ले आर्ट कोर्स का भी अंतिम दिन रहा। प्रतिभागियों ने कहा कि दैनिक भास्कर समर कैंप बेस्ट है और उन्हें अगले साल के समर कैंप का बेसब्री से इंतजार रहेगा। इधर मैं क्ले आर्ट में बहुत सारी चीज़ें सीखा, जैसे जो इसे क्ले से बना सकते हैं, जैसे कछुआ, बैंगन, केला, फ्लावर पॉट, और फिर उनके ऊपर पेंटिंग भी सीखा, और आज हम लोग फेस मास्क भी सीख रहे हैं। इधर बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे को लग रहा है कि इधर और क्लास हो सकती थी। दैनिक भास्कर समर कैंप में क्ले आर्ट में बच्चों ने बहुत कुछ सीखा, बड़े उत्साह के साथ सीख रहे थे। इसमें कछुए की आकृति से लेकर फ्लावर पॉट, गणेश जी, फल, सब्जियां, और आज इनको मास्क मेकिंग के बारे में प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसमें बच्चे बहुत ही उत्सुकता के साथ सीखे हैं और इनको आज हम समापन के लिए रखे हैं, और आगे वो कैसे क्या काम करेंगे उनको ये भी समझाया गया कि आगे वो क्ले आर्ट में कैसे कैसे कार्य कर सकते हैं और इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। इसमें हमने टेराकोटा की विधि भी बताई उनको, जिससे वो आगे चल के इस क्षेत्र में और उन्नति कर सकते हैं। चरगवा स्थित मयंक वेयर हाउस में गेहूं उपार्जन में हेराफेरी किए जाने के मामले में वेयर हाउस के मालिक नरेंद्र तोमर और कंप्यूटर ऑपरेटर विवेक राजपूत पर एफआईआर दर्ज कराने के बाद अपर कलेक्टर मिशा सिंह के निर्देश पर वेयर हाउस को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया।
गेहूं उपार्जन में हुई हेराफेरी के मामले में खाद्य विभाग ने अपर कलेक्टर मिशा सिंह के निर्देश पर वेयर हाउस के संचालक नरेंद्र तोमर और कंप्यूटर ऑपरेटर विवेक राजपूत पर मामला दर्ज कराया है। सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी संजय खरे ने बताया कि वेयर हाउस संचालक और कंप्यूटर ऑपरेटर विवेक के द्वारा की गई अनियमितताओं को जाँच में सही पाया गया, लिहाजा वेयर हाउस को ब्लैक लिस्टेड भी किया जा रहा है। हम लोगों ने क्या किया कि जो गोदाम में जो इनके बोरे भरे हुए थे, जमा बोरे, उसका वज़न होना चाहिए 50 किलो गेहूं का और 580 ग्राम खाली बारदाने का, मतलब टोटल अपन अगर वज़न कराएं तो 50 किलो 580 ग्राम होना चाहिए। लेकिन वो किसी में 48 किलो, किसी में 47 किलो, किसी में 49 किलो, मतलब 50 बोरों की हम लोगों ने रैंडम तौल कराई। उसमें से अधिकांश में निर्धारित मात्रा से 1 से 1.5 किलो की जो है कमी मिली एक बोरी में। और तीसरा नियम यह है कि जो ये गेहूं खरीद की जाती है उसमें टैग लगाए जाते हैं किसान के, उसमें किसान का कोड क्रमांक लिखा जाता है और उसका नाम लिखा जाता है। तो उसमें जो है ना तो कोड क्रमांक लिखा था, नाम लिखा था। तो इस प्रकार की अनियमितताएँ हुई थी, जिसके संबंध में हम लोगों ने प्रतिवेदन दिया था। प्रतिवेदन पर जो है हमारे जिला पूर्व नियंत्रक ने आभा शर्मा को FIR करने के निर्देश दिए थे, जिस पर कि थाना चरगवां में FIR हो चुकी है और आगे की विवेचना थाना चरगवां द्वारा की जाएगी। शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए रूपरेखा तैयार करने से संबंधित एक बैठक पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित हुई, जिसमें SPT के विद्यार्थी ने ट्रैफिक एवं पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विशेषकर ट्रैफिक जाम लगने वाले स्थानों को चिन्हित कर वहां पर यातायात बाधित करने वाले ठेले टपरों को व्यवस्थित किए जाने के निर्देश दिए। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित हुई बैठक में SPT के विद्यार्थी ने ट्रैफिक एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों से शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाने पर चर्चा की। SPT विद्यार्थी ने बताया कि शहर की यातायात व्यवस्था चुनौती बन रही है, लिहाजा सभी अधिकारी कर्मचारियों को सामंजस्य बिठाकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। वहीं आए दिन ट्रैफिक जाम के हालात निर्मित होने वाले स्थानों को चिन्हित करके वहां पर यातायात में बाधक बन रहे अतिक्रमणों एवं चाय पान फल सब्जी के ठेलों को हटाने की कार्यवाही करने की रूपरेखा तैयार हुई। लगातार हम लोग यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अपने यातायात कर्मचारियों अधिकारियों से संवाद कर रहे हैं। हम लोगों का प्रयास है कि हम सभी चौराहे जहां पर यातायात सुगम नहीं हो पा रहा है वहां पर बेहतर व्यवस्था दे सकें। पार्किंग को लेके, ट्रैफिक इन्फोर्समेंट को लेके, ये सारी चीज़ों पे लगातार मेरे निर्देश मिल रहे हैं। वर्तमान में आप लोग देख रहे हैं कि हर महीने हमारे जबलपुर ज़िले में 4000 वाहनों का इजाफा होता है। इसमें 1000 वाहन आपके 4 व्हीलर्स होते हैं और 3000 2 व्हीलर होते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लगातार इन्हीं रोड पर ट्रैफिक वाहन बढ़ते जा रहे हैं, जनसंख्या भी बढ़ रही है। तो हमारे लिए एक चैलेंज है, हमारी ट्रैफिक पुलिस के लिए चैलेंज है कि इन परिस्थितियों में कैसे हम बेहतर यातायात व्यवस्था लोगों को दे सकें, और उसके लिए हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। बैठक में अधिकारियों ने भी अपने सुझाव दिए। बरगी के ग्राम हरदुली में वृक्षारोपण, मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत और बरगी बांध के विस्थापितों की मांगों को लेकर जन अधिकार सेवा संघ के सदस्यों ने जिला प्रशासन को मांग पत्र सौंपा एवं मांगे पूरी न होने पर भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी है। बरगी बांध के विस्थापितों की विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे जन अधिकार सेवा संघ के सदस्यों ने बताया कि विस्थापितों को अभी तक उनका हक नहीं मिला है और वो कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत हरदुली में वृक्षारोपण, मनरेगा और PM आवास योजना में हुई धांधली की जांच कराने की मांग भी की है। आज हम लोग बरगी बांध से विस्थापित लोग यहाँ 2 बिंदुओं पर ज्ञापन देने आए हैं। पहला मुद्दा है राजस्व में 16 ग्राम जो होने थे उनको राजस्व रिकॉर्ड नहीं तैयार किया गया और उनको स्थायी पट्टे नहीं दिए गए और ना ही मध्य प्रदेश शासन की भू अधिकार योजना से उन्हें जोड़ा गया। दूसरा मुद्दा है हमारे यहाँ जो पंचायत है हरदुली पंचायत, उसमें बहुत भारी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ है। करोड़ों रुपए का मकान दिए हैं, PM आवास की मजदूरी रोक के पूरी निकाल के खा गए दूसरे के नाम में, वृक्षारोपण का पैसा खा गए अपने पति पत्नी के नाम में। इस प्रकार से हम 3 बार कलेक्टर साहब के यहाँ आ चुके हैं जन सुनवाई में, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हम सारे लोग आज यहाँ पर आए हैं और अगर यहाँ से न्याय नहीं मिलता है तो हम 8 दिन का महोदय जी को समय देते हैं, कार्रवाई नहीं होगी तो हम जाकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठेंगे। मांगे पूरी न होने पर संगठन के सदस्यों ने भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी है।
खजरीखिरिया बाईपास स्थित गुर्दा में आयशा नगर कॉलोनी के रहवासियों को बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं की दरकार है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि बिल्डर कमल सोनकर, सुनील रजक, अरमान खान, अफसर खान के द्वारा प्लाट बेचते समय बुनियादी सुविधाएं देने का वायदा किया था, जो आज तक पूरा नहीं किया। लिहाजा उन्होंने कलेक्टर से शिकायत की है। खजरीखिरिया बाईपास के समीप गुर्दा में स्थित आयशा नगर के रहवासी बिल्डर की हीला हवाली से परेशान है। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे कॉलोनी वासियों ने बताया कि बिल्डर कमल सोनकर एवं उनके पार्टनर्स ने प्लाट बेचते समय बिजली, नाली, सड़क जैसी सुविधाएं देने का वायदा किया था, लेकिन लंबा अरसा बीत जाने के बाद भी उन्होंने ये बुनियादी सुविधाएं उन्हें प्रदान नहीं की, बल्कि अब वो बात से मुकर रहे हैं और बातचीत करने पर उनसे अभद्र व्यवहार करते हैं। हम लोग खजरीखिरिया बाईपास गुर्दा 74 नंबर वार्ड से पूरे कॉलोनी वासी कलेक्टर साहब को अवगत कराने आए थे कि हमारे कॉलोनी में ना लाइट की, ना नाली और सड़क की व्यवस्था नहीं है। हम लोगों को बिल्डरों कमल सोनकर जी ने और उनके 5 पार्टनरों ने प्लॉट बेचा था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हमको लाइट, नाली और सड़क की व्यवस्था होगी, लेकिन 2016 से अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ। हम लोग बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं और बहुत वहाँ पर मतलब झाड़ियाँ बहुत है, तो सांप बिच्छुओं का भी डर रहता है। लेकिन वहाँ चोरियाँ भी बहुत हो रही हैं और हम इसी बिल्डर से बात की है, लेकिन वो हम लोग को बार बार आश्वासन देता है। फिर हम लोग सब लोग मिलके गए उसके पास, पैसे भी उसके पास जमा हैं, और जब उसके पास गए तो उन्होंने ये बोला कि आप जिसके पास जाना हो, आपको जो शिकायत करनी हो, जिससे करनी हो कर दीजिए। बिल्डर का नाम है कमल सोनकर। इस मामले में उचित कार्यवाही करने की मांग जिला प्रशासन से कॉलोनी वासियों ने की है। 3 तलाक का एक मामला हनुमानताल क्षेत्र के मक्का नगर में सामने आया है, जहां पर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को 3 बार नोटराइज स्टैंप पर तलाकनामा भेजा, जिसके बाद पीड़िता ने इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई और साथ ही ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का प्रकरण भी कायम कराया है। मक्का नगर में रहने वाली शहनाज बानो ने हनुमानताल थाने में अपने पति आमिर एवं ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना और 3 तलाक की शिकायत दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि उसके पति और ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है। साथ ही उनके पति आमिर ने 3 बार उन्हें तलाकनामा भेजकर एक तरफा तलाक दे दिया है, जबकि 3 तलाक को लेकर नया कानून बन चुका है और अब 3 तलाक बैन है। पुलिस ने इस मामले को जाँच में लिया है। कल थाना हनुमानताल अंतर्गत एक आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें एक महिला शहनाज बानो के द्वारा ये आरोप लगाया गया अपने पति और परिवार के विरुद्ध में, ससुराल पक्ष के विरुद्ध में, कि इनके द्वारा हमें नोटराइज रूप से 3 तलाक दे दिया गया है और लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। जिसमें मामले में जांच की गई, यह पाया गया कि महिला का विवाह लगभग 10 वर्ष पूर्व हुआ था और उसके बाद इनके बीच में अनबन चल रही थी। जो महिला बीच में जाके अपने मायके में जाके रहने लगी थी, वहीं रहने के दौरान पति के द्वारा नोटराइज रूप से 3 तलाक का नोटिस दिया गया था, जिसको उसके द्वारा थाने में पेश किया गया और उस आधार पर जो उसका पति है और उसके परिवार के विरुद्ध में दहेज प्रताड़ना और 3 तलाक से संबंधित अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। तो अभी जो है उसका पति है उसकी भी तलाश है? बिल्कुल, उनके परिवार को चूँकि ये अभी कल संज्ञान में आया है, तो अभी हमारी टीम लगा के उनके पति को और परिवार को ऑफिशियल नोटिस देके गिरफ्तार किया जा रहा है। सर, कहाँ के रहने वाले? ये हैं हनुमानताल क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार महिला की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए उनके पति एवं ससुराल पक्ष को नोटिस देकर उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया की जा रही है। तालाबों के संरक्षण के लिए शासन प्रशासन द्वारा चलाई जा रही योजनाएं कागजी साबित हो रही हैं। इसका प्रमाण ऐतिहासिक आधारताल तालाब में देखने को मिल रहा है। तालाब में नाले का गंदा पानी मिलने से उसका जल प्रदूषित हो रहा है। आधारताल तालाब समिति के सदस्यों ने नाले का पानी तालाब में मिलने से रोकने की मांग की है। ऐतिहासिक आधारताल तालाब एक बार फिर से दुर्दशा का शिकार हो रहा है। आधारताल तालाब विकास समिति के सदस्यों का कहना है कि वर्ष 2016 में उनके प्रयासों से तालाब को प्रदूषित करने वाले नाले को बंद करा दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से नाले की खुदाई करके उसे चालू कर दिया गया है, जिसके कारण तालाब का पानी दूषित हो रहा है। वहीं दूसरी ओर समिति के सदस्य दिन रात श्रमदान करके तालाब की सफाई करने में जुटे हैं। ऐसे में उनकी मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है और इस ओर जिम्मेदार विभाग का ध्यान नहीं। ये गौड़कालीन तालाब है, रानी दुर्गावती जी के दीवान आधार सिंह ने बनवाया था। उसी नाम से इस बस्ती का जो नाम पड़ा है, दीवान आधार सिंह पड़ा है। ये तालाब एक समय पूरा पुर चुका था। इसको जय हो आधारताल विकास समिति ने लोगों को जोड़कर इस तालाब का जीर्णोद्धार किया।
इसको पुनः जीवित किया, इसका सौंदर्यीकरण कराया, काफ़ी लड़ाई लड़ी गई क्षेत्रीय लोगों द्वारा, हम सब ने मिलकर इसको फिर से जीवित किया। लेकिन आज फिर यह दुर्दशा का शिकार हो रहा है। पीछे से पूरा पुर चुका है, ये खुदाई मांग रहा है। अंदर से इसको में एक नाला बना दिया गया है, जो आने वाले समय पे पूरे नाले का पानी तालाब में मिलेगा और तालाब पूरा गंदा होगा। जय हो आधारताल तालाब विकास समिति के सदस्यों ने परिसर में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने, नशाखोरी रोकने और पेयजल का इंतजाम करने की भी मांग की है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए PTV न्यूज़।